तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश के ध्रुवण के पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हमें देखने हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जो हम ले रहे हैं वो ये है, किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात पूर्ण रूप से ध्रुवित पाया जाता है। माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरा पार्ट है अपवर्तन कोण। तो ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए इससे पहले, और फिर हम इसके बाद इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो सिचुएशन दी है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और ध्रुवण हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो वीडियो नंबर 8 था वो इस बारे में था कि प्रकाश का परावर्तन से ध्रुवण कैसे प्राप्त करते हैं। तो आपका दिमाग वहाँ चला जाना चाहिए, यानी कि उस आर्टिकल से रिलेटेड कंसेप्ट्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि किसी भी एंगल पे भेजो लाइट तो रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शली पोलराइज होती है, लेकिन अगर ध्रुवण कोण पे भेजो, आईपी पे भेजो, तो रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी तरह से ध्रुवित हो जाती है। उसके बाद ऐसा होने पर अपवर्तित किरण और परावर्तित किरणों में, यानी कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट में बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। आईपी और म्यू का रिलेशन, म्यू इक्वल टू 10 IP, यानी कि ब्रूस्टर लॉ, ये सब चीज़ें आपको याद आ जानी चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं काफ़ी दिनों बाद, मतलब आपके दिमाग से ये कंसेप्ट निकल चुके हैं, तो पहले आप वीडियो नंबर 8 देख लीजिए और उसके बाद इसमें आकर के तब हम इसको सॉल्व करते हैं। तब देखिए आके इसको। बहरहाल न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल मैं अलग से भी वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें कि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो किस तरह से सॉल्व करे जाने चाहिए, किस तरह से उनको सॉल्व करके रख दें अभी तो आगे वो आपके काम आए, कैसे क्या करना चाहिए उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आप उसे रेफ़र करेंगे जब भी मैं बनाऊंगा, मैं डाल दूंगा लिंक। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए किस सिचुएशन पे दिया है। वो हमने समझ लिया कि प्रकाश के परावर्तन से ध्रुवण जो होता है उसके ऊपर बेस्ड है ये न्यूमेरिकल। अब ये कह रहे हैं कि किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात पूर्ण रूप से ध्रुवित पाया गया। कहने का मतलब ये है कि जो लाइट इंसिडेंट हुई वो रिफ्लेक्शन के बाद पूर्णतया ध्रुवित है। तो अगर वो पूर्णतया ध्रुवित है तो इसका मतलब लाइट किस एंगल पे डाली जा रही है? आईपी पे। देखिए आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप केवल 2 लाइनें पढ़ के बैठ जाएंगे कि यहाँ पे परावर्तन के पश्चात ध्रुवित है। इतना पढ़ने भर से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली वो आप निकालिए उससे। देखिए न्यूमेरिकल बना है तो सॉल्व होगा ही होगा। अब आप क्या क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये आपकी प्रॉब्लम है, यानी कि कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उससे निकलनी चाहिए, दिखनी चाहिए आपको, लेकिन वो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो पहली लाइन से तो ये पता लग गया। फिर उसने कहा माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री है। तो गिवन सबसे पहले जो दिया है उसको निकाल लें। IP इज इक्वल टू ध्रुवण कोण जो है वो 60 डिग्री है। एक तो ये चीज़ दी है कि रिफ्लेक्टेड लाइट पूर्णतया ध्रुवित है, और दूसरा दिया है IP 60 डिग्री है। तो निकालना क्या है? टू फाइंड फर्स्ट पार्ट में क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक मीन्स म्यू क्वेश्चन मार्क है, और सेकेंड पार्ट में क्या है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या होता है? R। ये R क्वेश्चन मार्क है। तो अब देखिए हम किस तरीके से इस काम को कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो की बातें याद हैं और ये सिचुएशन याद है तो आप समझ सकते हैं कि म्यू और आईपी में कोई रिलेशन होता है। सीधी सी बात है, ब्रूस्टर का नियम। तो हम फर्स्ट पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो सीधे इतना लिखेंगे, ब्रूस्टर के नियम से। तो ब्रूस्टर के नियम से क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू 10 IP। IP दे रखा है उन्होंने, तो 1060 यानी कि √3। वैल्यू रखना चाहें तो 1.732। तो ये म्यू इज इक्वल टू, ये आपका ये आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? अपवर्तन कोण। उसने R पूछा आपसे। तो सिचुएशन इमेजिन करिए। उसी के बाद एक आर्टिकल और होता था, एक वीडियो नंबर नेक्स्ट बनाया था हमने 9, जिसमें कि प्रूफ ऑफ ब्रूस्टर लॉ और एक प्रॉपर्टी प्रूफ करी थी। उस प्रॉपर्टी में ये था कि ये जो लाइनें हैं रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो वहीं से एक रिलेशन निकलता था कि IP + R = 90। तो IP आपको 60 डिग्री दे रखा है, ये तो 90 है ही, तो R = कितना बचा? 90 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। तो माध्यम का अपवर्तनांक है 1.732 और अपवर्तन कोण है r = 90 डिग्री।
तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अब आते हैं हम अपने दूसरे न्यूमेरिकल पे। आइए अब दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम। इसमें कह रहा है कि I0 तीव्रता का एक ध्रुवित प्रकाश है और वो एक पोलराइड पर पड़ रहा है जिसकी परिगमन अक्ष आपाती कंपनों से 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखिए I0 तीव्रता का ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश का मतलब है कि कंपन जो है वो एक ही डायरेक्शन में है और वो एक पोलराइड पे पड़ रहा है। तो ये तो रहा पोलराइड और इस पे ध्रुवित प्रकाश आ रहा है और उसके कंपन जो है वो 30 डिग्री बना रहे हैं। तो इसको हम इधर घुमा देते हैं, यानी कि इससे थोड़ा सा एंगल है और थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री है। ये पोलराइज लाइट इस पे आ रही है। तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करिए। I0 आ रही है और I जो है तीव्रता इधर निकल रही है। याद करिए हमारा वीडियो जिसमें कि हमने मेलस लॉ डिस्कस किया था। अगर किसी पे ध्रुवित प्रकाश आ रहा है और वो एंगल पता है हमें, तो कितनी लाइट इंसिडेंट हुई और कितनी निकली, इनमें एक सीधा सा रिलेशन होता है I = I0 cos स्क्वायर थीटा। कंडीशन ये है कि ये पोलराइज लाइट होनी चाहिए। तो जितनी एंगल है वो एंगल यहाँ पे आ जाएगा और हमें ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, लिख देंगे पहले हम यूजिंग लॉ ऑफ मेलस। तो ये हो जाएगा आपका I0 cos स्क्वायर 30, यानी कि I0 cos 30 कितना होता है √3/2 स्क्वायर, यानी कि 3/4 I0। तो ये इंटेंसिटी I0 अगर आ रही है तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी 3/4 I0 हो जाएगी। आइए अब अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3। तो हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है, दो पोलराइड के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए जिससे कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का 1/4 रह जाए। दो पोलराइड के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास इसका मतलब क्वेश्चन में दो पोलराइड हैं और इनके बीच कितना कोण बने, यानी कि थीटा क्वेश्चन मार्क है हमारा, जिससे कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता मीन्स यहाँ से जो लाइट निकलेगी अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का, यानी कि अध्रुवित यहीं पे आएगा। भाई एक तरफ से लाइट निकल रही तो दूसरी तरफ से ही तो डालेंगे हम। तो यानी कि यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है, तो अनपोलराइज लाइट है जिससे कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का 1/4 रह जाए। कहने का मतलब है अगर मैं क्वेश्चन में ये कंसीडर कर लूँ कि ये इंटेंसिटी I0 है, माना अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितनी है, सपोज़ I0 है। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर वो सपोज़ I1 हो जाती है और यहाँ पर सपोज़ I2 हो जाती है। तो क्वेश्चन के हिसाब से I2 कितना होना चाहिए, जिससे कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता यानी कि I2 अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का 1/4 रह जाए, यानी कि I2 = कितना होगा I0 5/4। ये हमें क्या है क्वेश्चन में ही दिया है। अब हमें क्या करना है, थीटा जो है क्वेश्चन मार्क है, ये दिया है और ये पता करना है या ज्ञात करना है, टू फाइंड। तो क्वेश्चन से जो भी हम चीज़ें निचोड़ के निकाल सकते थे वो सब हमने निकाल के रख ली हैं। अब इसमें कुछ नहीं बचा, अब हमें सब इन्हीं में खेलना है। कभी सिचुएशन समझने की ज़रूरत हुई तो एक बार उसको और देखा जा सकता है। तो सिचुएशन आपको समझ में आ ही रही होगी। पोलराइड वाला जो आर्टिकल था, वीडियो हमने बनाया था अलग से, तो उसमें जो बाद में हमने यूजेस देखे थे उसका जो वर्किंग देखी थी, वर्किंग जो है 3 एग्जांपल्स से देखी थी। तो दूसरा वाला एग्जांपल ये था जिसमें कि दो पोलराइड आगे पीछे हैं, या फिर टूरमैलाइन क्रिस्टल वाला एक्सपेरिमेंट, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सेम सिचुएशन वहीं पे है यहाँ पे। तो अगर आपने मेलस लॉ में तीसरा नोट देखा था जिसमें कि इंटेंसिटी अगर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है तो पोलराइड से वो जस्ट हाफ हो जाती है। तो अगर हम उस फैक्ट को क्या तो करके दिखा सकते हैं, या फिर अगर हम उसको डायरेक्ट यूज़ कर लें तो यहाँ पे I0 इंटेंसिटी तो यहाँ पे कितनी रह जाएगी, I0/2 रह जाएगी। तो इस कंडीशन में इसको I1 जो है हमारा I0/2 ये कहा जा सकता है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, मेलस के नियम से
फर्स्ट पोलराइड, ये फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो फर्स्ट पोलराइड से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता ये कितनी हो जाएगी? तो I0 इंसिडेंट है तो ये I0/2 हो जाएगी। I1 जो होगा वो I0/2 कहा जा सकता है। अब हमें तो चाहिए I2, तो I2 कब मिलेगा? जब हम इस पे मेलस लॉ लगाएंगे, कितना आ रहा है कितना जा रहा है इनटू cos स्क्वायर थीटा। तो नाउ फॉर सेकेंड पोलराइड, फर्स्ट पोलराइड के लिए तो हमने ये कर दिया, सेकेंड पोलराइड के लिए, तो सेकेंड पोलराइड के लिए फिर हम क्या लगा देंगे? I = I0 cos स्क्वायर थीटा यूज़ करेंगे। वहाँ पे क्या है? I2 = I0 मतलब I1 है और cos स्क्वायर थीटा, थीटा चाहिए हमें। तो I2 की वैल्यू तो ये दी है और ये I1 की वैल्यू हमने निकाली। तो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, I2 है हमारा I0/4, I1 है हमारा I0/2 cos स्क्वायर थीटा। देखिए I0, I1, I2 और काफ़ी सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं, तो उसी को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया था, नाम अलग अलग रख लिए थे कि आप इसमें रखेंगे वैल्यू तो पता लगा I0 ही रख गए, जबकि एक्चुअली वो I0/2 रखनी है। भाई जिस पोलराइड के लिए मेलस का नियम लगेगा उस पर कितनी लाइट आ रही है और कितनी लाइट निकल रही है, दूसरे पोलराइड पे लगा रहे हैं तो उस पर कितनी लाइट आ रही है और उससे कितनी निकल रही है, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि I0 है कि I1 है कि I2 है, क्या है। ये कैंसिल हो गया 2 2, तो 1/2 = cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हो गया cos थीटा = 1/√2, इसका मतलब थीटा = कितना आ गया? 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों पोलराइड एक दूसरे से 45 डिग्री पर रखे जाएं घूम टर्न करा के, तो I0 का वहाँ से I0/4 निकलेगा। अब इसमें हमने अभी प्लस माइनस नहीं लिया, अगर आप प्लस माइनस लेंगे तो प्लस माइनस 45 निकल आएगा। तो कहने का मतलब है अगर हमारे पास दो पोलराइड हैं, एक ये है और एक ये है, और 45 आप चाहो तो इधर इसको घुमा दो, चाहो तो 45 इसको इधर घुमा दो, उसका ये मतलब रहेगा। किसी भी तरह से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अब आइए आखिरी न्यूमेरिकल पे हम चलते हैं, थोड़ा इससे और कॉम्प्लिकेटेड है। तो आखिरी न्यूमेरिकल, चौथे न्यूमेरिकल पे आते हैं हम। देखिए न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा भी है, आधा बोर्ड हमारा भर चुका है इससे, बाकी आधे में ही हम जैसे तैसे समझेंगे इसे। दो पोलराइड A और B हैं, ठीक, दो पोलराइड हो गए, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्रॉस्ड है, मतलब ये किस तरह से है, ट्रांसमिशन, प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन इस तरह से, दूसरे का इस तरह से है, ठीक। इनके मध्य एक तीसरा पोलराइड C इस प्रकार रख दिया जाता है। अब देखिए सिचुएशन बदल जाएगी, अगर हमारे पास दो क्रॉस्ड पोलराइड हैं और उनके बीच में हमने एक तीसरा पोलराइड रख दिया इस तरह से, तो अब ना तो ये दो क्रॉस रह गए ना पीछे वाले दो क्रॉस्ड रह गए, तीनों आपस में क्रॉस्ड नहीं है, क्योंकि लाइट पहले से घुसेगी, फिर दूसरे से निकलेगी, फिर तीसरे से निकलेगी। तो पहले दूसरे में क्रॉस्ड नहीं है, दूसरा तीसरे में अब क्रॉस्ड नहीं है, तो इसका मतलब अब लाइट बाहर कुछ ना कुछ निकलने लगेगी। तो इनके मध्य एक तीसरा पोलराइड C इस प्रकार रख दिया जाता है कि वह A के साथ अल्फ़ा कोण बनाता है। सपोज़ करिए पहला पोलराइड ये है A और दूसरा B था जो 90 पे रखा था, और तो ये हम यहाँ पे ला देते हैं इसको सामने से देखने पे, और तीसरा पोलराइड C जो है वो पहले वाले के साथ A से अल्फ़ा कोण बना रहा है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा अगर इधर से बना रहा है तो जाहिर सी बात है इधर से कितना रह जाएगा, टोटल 90 है, इधर से उसने अल्फ़ा बना दिया पहले वाले से, तो दूसरे वाले के साथ क्या बनाएगा, प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन से 90 माइनस अल्फ़ा बनाएगा। ये एक चीज़ है जो हमें आगे काम आएगी। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ है कि यदि पोलराइड A से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 है, तो पोलराइड B से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करिए, अल्फ़ा के किस मान के लिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता जब निकल आएगी तो फिर मैक्सिमम कब होगी, वो हम मैक्सिमम कंडीशन बाद में देखेंगे। अभी मेन आर्टिकल हमारा मेन मतलब क्वेश्चन यही है यहाँ तक कि पोलराइड B से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी है। तो देखिए लैंग्वेज देख के ज़्यादा ठीक समझ में नहीं आ रहा है, हम इसको एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे और अच्छा लगेगा। दो पोलराइड A और B हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो ठीक है, हमने ये दो पोलराइड हैं और सपोज़ करिए ये इसकी प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन है और इसका प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन सपोज़ इससे 90 डिग्री पे है, ये A हो गया और ये B हो गया। इनके मध्य एक तीसरा पोलराइड C रख दिया, चलो C रख दिया हमने। अब ये C जो है वो A के साथ अल्फ़ा कोण बना रहा है, तो इसमें अल्फ़ा कोण इससे बनाने का मतलब है किस तरह से बनाया जाए इसको,
तो वो जाहिर सी बात है सही नहीं दिखा सकते, हम ए का दिखा लें, बी का दिखा लें और सी का जो है वो ए से अल्फ़ा कोण, इस तरह से आप समझ सकते हैं। मेलिस लॉ के प्रूफ में भी हमने इसी तरह से देखा था। तो जाहिर सी बात है इसका सी का बी से जो एंगल है वो 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो जब हम ए के लिए सी के लिए मेलिस लॉ लगाएंगे तो इधर से जो लाइट आ रही है और इधर जो जा रही है बीच में एंगल अल्फ़ा लग जाएगा, और जब इसके लिए मेलिस लॉ लगाएंगे तो इधर से लाइट आ रही है उधर जा रही है और बीच में एंगल 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये एंगल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनके बीच में अब अल्फ़ा है और इनके बीच में 90 माइनस अल्फ़ा है। ये चीज़ मैं लिख भी देता हूँ, यदि सी ए के साथ अल्फ़ा कोण बनाता है तो सी बी के साथ 90 माइनस अल्फ़ा कोण बनाएगा। ये एक रिज़ल्ट है जो हमने इससे सोच के निकाला है। अब कह रहा है आगे, यदि पोलराइड ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 है। ए से निर्गत प्रकाश, इधर से नहीं मतलब है, क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए वो इधर से भी दे सकते थे अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, तो हमें एक मेलिस लॉ यहाँ पे भी लगा देना पड़ता, मतलब I0/2 करना पड़ता। लेकिन उन्होंने वो उतनी हमें रियायत दे दी है कि यदि पोलराइड ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 है, ए से निर्गत यानी कि यहाँ से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 है, तो पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, यहाँ से तीव्रता ज्ञात करिए। ये कितनी होगी, ये निकालनी है। तो देखिए I0 इस पे आएगी तो इससे कितने निकलेगी, सपोज I1, और I1 इस पे आएगी तो इससे कितने निकलेगी, I2। ये नाम हम थोड़ा सा इनके रख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न हमें ना हो आगे। तो I0 पता है तो I1 कैसे पता लगेगा, जब हम इस पर मेलिस लॉ लगाएंगे। I0 आ रही है, I1 चाहिए, एंगल कितना है, अल्फ़ा। जब ये मिल जाएगा तो फिर इस पर मेलिस लॉ लगा देंगे, कितनी इंटेंसिटी आ रही है, कितनी निकल रही है, और एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फ़ा। तो एक तरह से हम डायग्राम बना के ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चन हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हमने देख लिया क्वेश्चन हो जाएगा हमसे। करते हैं ज़रा, यूजिंग मेलिस लॉ फॉर पोलराइड ए, सॉरी ए पे ज़रूरत नहीं है, सी पे, ए से तो निकल गई लाइट। तो सी के लिए फॉर्मूला वैसे क्या होता है, I=I0 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे I मतलब इंटेंसिटी जो ट्रांसमिटेड होगी वो I1 है, और अब पढ़ रही है उस पर I0 ही पढ़ रही है, ठीक है। और cos स्क्वायर बीच का एंगल कितना है, अल्फ़ा। ये क्लियर है, ठीक। इक्वेशन नंबर हमारी जो है वो फर्स्ट आ गई। अब यूजिंग मेलिस लॉ फॉर पोलराइड बी, फिर से हम वही फार्मूला I=I0 cos स्क्वायर थीटा। फार्मूला तो हमने वही याद कर रखा है, लेकिन अब I और I0 हैं क्या क्या, रिजल्ट ट्रांसमिटेड लाइट I2 है, जितनी पड़ रही है इसके ऊपर ये I1 पड़ रही है जो इससे C से निकली है, और cos स्क्वायर इनके बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फ़ा। तो हमारे इस सिनेरियो में नेक्स्ट वाले में ये हमारा जो है कंडीशन बनी जा करके। अब इसे थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर दें तो I2 = I1 cos स्क्वायर, cos 90 मतलब साइन अल्फ़ा होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। I1 नहीं पता, I1 यहाँ से हमने निकाल रखा था, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, तो I1 = हो जाएगा I0, सॉरी इसमें रख रहे हैं, I2 = I1 की जगह I0 cos स्क्वायर अल्फ़ा, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा तो है ही हमारे पास। तो जो कह रहा था पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता की, तो बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो है वो इतनी आनी चाहिए। अब जिसमें देखिए cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा दोनों हैं, तो हम इसको थोड़ा सा sin 2 अल्फ़ा वाला जो कंसेप्ट होता है उसमें चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका I2 = I0 2 से मल्टीप्लाई करिए साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो 4 से आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा, तो हो जाएगा I0/4 साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा, ये I2। तो ये इतनी इंटेंसिटी लाइट जो है वो आपकी बी से निर्गत होगी। अगर आपको समस्या है तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके फिर से दोबारा से देख लीजिए। तो क्लासरूम है तो रिपीट कर सकते थे, यहाँ पर तो आप दोबारा से पीछे से देख सकते हैं, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स सही है आपके लिए।
अब इसके बाद दूसरा इसका पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है इसका, अल्फ़ा के किस मान के लिए निर्गत प्रकाश मैक्सिमम होगा। तो यानी कि I2 मैक्सिमम कब होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें बदल क्या सकता है, I0 बदलना नहीं है, 4 बदलना नहीं है, यही बदल सकता है। तो I2 मैक्सिमम चाहिए, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो फॉर I2 टू बी मैक्सिमम क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा, ये हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। यानी कि साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 90, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 90, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू 45 डिग्री। तो कहने का मतलब है जब हम 45 डिग्री पे रखेंगे इसको ए के साथ, तब जाकर के निर्गत प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से हमारी कुछ न्यूमेरिकल्स थे, 4 न्यूमेरिकल्स हमने इस टॉपिक से लिए हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट से। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बेस पे आप और सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे बुक के। कोई भी समस्या किसी भी न्यूमेरिकल में होती है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं उस समस्या को। और चैप्टर हमारा जो है वो एक तरह से ख़त्म हो गया यहाँ पे। जितना सिलेबस में था विद न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। टोटल वीडियो हमारे 17 बने हैं जाके, तब जाके ये चैप्टर्स कवर हो पाए हैं। आपको कभी भी रिवीजन करना हो, कुछ करना हो, आप इन वीडियोस को दोबारा तिबारा देख सकते हैं और आपको कोई समस्या कहीं पर नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, इस पर कमेंट डाल दें, और अगर आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहें तो उन्हें भी शेयर करें। और मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इसके बाद हम इसमें जो है टॉपिक नंबर 17 पर ही एंड नहीं करेंगे, हम इसमें 2-3 वीडियो और बना के डालेंगे, जो मैंने बीच बीच में बताया है आपको कि जो कंसेप्ट हमने थोड़ा सा शॉर्ट में ले लिए थे और उनके बारे में कुछ डिटेलिंग और बता सकता हूं मैं आपको। वो एक्स्ट्रा है आपके लिए, आप देखना चाहें या न देखना चाहें, लेकिन इंटरेस्टिंग है, डेली लाइफ से रिलेट करता है। फिज़िक्स हम पढ़ रहे हैं तो वो डेली लाइफ से रिलेट हो, तभी आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस में जो लिखा है वही पढ़ के आपको सब कुछ आ जाएगा। आप 10 बातें अगर एक्स्ट्रा जानोगे तब 2 बातें उसकी याद रहेंगी आपको। तो इसलिए अगर आप रेफ़र करना चाहते हैं तो आगे के वीडियोस भी रेफ़र करें। और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ आज का टॉपिक। धन्यवाद।